तो दोस्तों स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज हमारे पास एक Redmi का सेट आया हुआ था A3 जो कि पूरी तरह से डेड कंडीशन में था। तो आइए आज इस सेट को आपके सामने हम पूरी तरह से डायग्नोस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि अगर आपके पास ये सेट आता है तो आप उसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे DC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि DC सप्लाई में ये किस तरह की रीडिंग ले रहा है। तो आइए एक बार हम अपने DC सप्लाई में चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या रीडिंग ले रहा है। तो जैसे ही हमने पावर बटन को प्रेस किया तो उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें रीडिंग कहां तक जा रही है। तो देखिए जैसा कि हमने पावर बटन को प्रेस किया तो इसकी जो रीडिंग है वो 123 तक जा रही है और पावर बटन छोड़ने पे ये 0 हो जा रही है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग है वो 200 प्लस नहीं जा रही है। कहने का मतलब क्या है कि इस सेट में CPU की दिक्कत है। अक्सर क्या होता है ना कि अगर किसी सेट को आप DC सप्लाई से चेक करते हैं और अगर उसकी रीडिंग 200 प्लस चली जाती है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इसकी CPU सही है, लेकिन अगर 200 के नीचे रहती है तो उस केस में CPU की फॉल्ट होती है। तो आइए सबसे पहले हम इसके CPU को निकालते हैं। तो इसका जो CPU है ये पेस्टेड होता है, तो हम इसके पेस्टेड CPU का पहले साइड के पेस्ट को काटते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि CPU को पूरी तरह से निकालेंगे, CPU को साफ करेंगे, इसके पैड को साफ करेंगे और फिर CPU को वापस लगा देंगे और देखेंगे कि हमारा जो सेट है ये हमारा काम किया कि नहीं किया। तो जब हम इसके साइड के पेस्ट को काटते हैं उस समय हमारा जो हीट रहता है वो होता है 280 और जो एयर होता है वो होता है हमारा 3 से 4 के बीच में। तो आइए जल्दी से हम इसका साइड के ग्लू काटते हैं। दोस्तों अक्सर होता क्या है ना कि किसी में कुछ जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। तो Redmi का जो A3 सेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा CPU जो रैम है ना वो ड्राई हो जाता है। तो अगर आपके पास ये सेट आता है और वो अगर इस तरह की कंडीशन शो करता है कि DC सप्लाई में आपका 200 तक नहीं जा रहा है, 200 के पहले 0 हो जा रहा है या 200 के ऊपर भी जा रहा है और वहाँ जाने के बाद 0 हो जाता है, तो उस केस में सबसे पहले आप इसके CPU और eMMC आप दोनों को रिवॉल्व कीजिए और रिवॉल्व करके लगा दीजिए। 90% केस में क्या होगा ना कि आपका जो सेट है वो बिल्कुल ऑन हो जाएगा। A3 में ये फॉल्ट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि इसमें CPU और eMMC ये दोनों आपकी ड्राई हो जाती है। तो हमारे केस में क्या था ना कि जो रीडिंग है वो 200 प्लस नहीं जा रहा था, इसीलिए हम सिर्फ CPU को ही रिवॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके साइड्स के पेस्ट को हमने काट लिया है और अब इसके अंदर के पेस्ट को मेल्ट कर रहे हैं। इस समय हमारा जो हीट होता है वो होता है 350 और हमारा जो एयर होता है 5। तो आइए जल्दी से हम जो इसके CPU को निकाल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका CPU निकल चुका है। अब CPU निकलने के बाद आइए आते हैं अपने माइक्रोस्कोप के नीचे और देखते हैं क्या काम होता है। तो CPU निकलने के बाद हम CPU के पैड पे जो भी ग्लू है उसे पूरी तरह से साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं ना कि इसे थोड़ा सा जो सोल्डरिंग आयरन है उसे मेल्ट कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पेस्ट है वो जल्दी से निकल जाए। इस समय जब आप पैड को साफ कर रहे होते हैं इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं गलती से भी आपका प्रिंट ना उखड़ जाए। अगर प्रिंट उखड़ जाएगा तो उस केस में आपको वहाँ पे जंपर मारना पड़ेगा या मैजिक पैड का यूज़ करके आपको वहाँ पे नया ट्रैक बनाना पड़ेगा। तो हम पूरे सेफ्टी से ही इसके ग्लू को रिमूव करते हैं। इस समय हमारा जो सोल्डिंग आयरन है उसका टेम्परेचर होता है 380। हम 380 के टेम्परेचर पे इसकी एक्सेस ग्लू को रिमूव करते हैं। तो आइए जल्दी से हम इसकी एक्सेस ग्लू को पहले सोल्डिंग आयरन से रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे हम डिसोल्डर वायर का यूज़ करेंगे और डिसोल्डर वायर को यूज़ करके इसके ग्लू को पूरी तरह से रिमूव करेंगे ताकि इसका जो पैड है वो पूरी तरह से साफ सुथरा हो जाए और जब CPU बैठे तो उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी लंबी तो हो सकती है लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे यूट्यूब पे होता क्या है ना कि आपको ज़्यादातर यूट्यूबर्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको फेक वीडियो बनाते हुए मिलेंगे या वो ऐसा ट्रिक का यूज़ करते हैं जो कि ट्रिक आप पे काम ना करे। लेकिन ये जो वीडियो है जो मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ ये 90% MI A3 में है ना, ये आपका काम कर जाएगा। मतलब क्या होगा ना कि अगर आपके पास जो सेट आता है 90% केस में क्या होगा ना कि आपका जो सेट है उसमें या तो CPU की प्रॉब्लम रहेगी या फिर eMMC की प्रॉब्लम रहेगी। तो
हमने सोल्डिंग आयरन से पूरे पेस्ट को साफ कर चुका है। अब इसके बाद हम डिसोल्डर वायर का यूज़ करेंगे और डिसोल्डर वायर का यूज़ करके हम इसके पेस्ट को पूरी तरह से क्लीन करेंगे ताकि प्रिंट पर किसी भी तरह का कार्बन या ग्लू ना रह जाए जो कि CPU को बैठने में दिक्कत करे। तो आइए थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं और उसके बाद हम इस पर डिसोल्डर वायर का यूज़ करेंगे और इसके पेस्ट को पूरी तरह से क्लीन करेंगे ताकि इसका पैड बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि पैड पर किसी भी तरह का ग्लू या कार्बन ना रहे, नहीं तो उस केस में क्या होगा ना कि जब आप CPU को बैठाएंगे तो CPU प्रॉपर काम नहीं करेगा और उस केस में आपको CPU को बहुत बार निकालना या बैठाना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती हमसे ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसका पैड को पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे। याद रखिए दोस्तों, मैं इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ कि इसका जो पैड है वो पूरी तरह से क्लीन रहे, इस पर ना तो किसी भी तरह का ग्लू बचा रह जाए, ना ही किसी तरह का कार्बन डिपॉजिट रहे। तो इसके पैड को पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं। जब हम इसके पैड को क्लीन कर रहे थे उस समय हमारा जो आयरन है उसका टेम्परेचर था 420। क्या होता है ना कि जब डायरेक्ट हम सोल्डिंग आयरन से पेस्ट को रिमूव करते हैं उस समय हमारा जो आयरन का टेम्परेचर होता है वो 380, लेकिन जब हम डिसोल्डर वायर का यूज़ करते हैं उस समय हमारा जो टेम्परेचर होता है वो होता है 420। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो पेस्ट है वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। तो CPU के पैड को पूरी तरह साफ करने के बाद उसके बाद हम साफ करेंगे CPU को, क्योंकि इसके बाद CPU पर भी जो ग्लू रहता है उसे हटाना बहुत ज़रूरी है और उसे हटा करके हम फिर CPU को रिवॉल्व करेंगे। तो इस पर जो थोड़ा बहुत रोजिन रह गया था उसे जल्दी से हम हटा लेते हैं। अगर दोस्तों आपको रिवॉल्विंग आती है तो आप वीडियो के इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट में हमने सिर्फ CPU की रिवॉल्विंग और इसकी क्लीनिंग को दिखाया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि CPU पर भी काफ़ी ज़्यादा पेस्ट है, तो इस पेस्ट को हम रिमूव कर लेते हैं। जनरली होता क्या है ना कि ये Redmi और Realme का जो पेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसे हटाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और अक्सर Redmi वगैरह सेट में होता क्या है ना कि इसका प्रिंट भी जल्दी डैमेज नहीं होता है। तो अभी हम जो CPU के पेस्ट को साफ़ कर रहे हैं उस समय हमारा जो सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर है वो है हमारा 380। तो आइए जल्दी से हम इसके पेस्ट को साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो CPU है उसका ज़्यादातर पेस्ट साफ़ हो चुका है और इस पर थोड़ा बहुत जो भी पेस्ट बच गया होगा उसे हम डिसोल्डर वायर की हेल्प से रिमूव कर लेते हैं। तो इस पर थोड़ा सा हम फ्लक्स लगाते हैं और फ्लक्स लगा करके इसके ऊपर थोड़ा सा डिसोल्डर वायर चला देते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत भी जो पेस्ट इस पर बच गया होगा वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो CPU है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और इसके बाद अब हम इसकी रिवॉल्विंग करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद हम इसे सेट में लगाएंगे। तो आइए, हमारे CPU की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इसकी हम रिवॉल्विंग करते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी एक्सटेंशन को खोजा और उसकी रिवॉल्विंग को स्टार्ट करते हैं। तो रिवॉल्विंग के टाइम मैं जो PPD यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ मैकेनिक का 183, क्योंकि इससे रिवॉल्विंग काफ़ी अच्छी होती है
और रिवॉल्विंग करते टाइम आपको एक बात का अलग से ध्यान रखना है कि आप रिवॉल्व करते टाइम सीपीयू को कम से कम 2-3 बार रिवॉल्व करें। 2-3 बार रिवॉल्व करने का मतलब है, कहने का इसका मतलब ये है कि आप जब पीपीडी लगाने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा पीपीडी को काटते हैं वो कम से कम 1-2 बार काटें। इससे होता क्या है ना कि जो बॉलें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती हैं और काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ बनती है। तो आइए इसके ऊपर हम 183 का पीपीडी लगाते हैं और इसकी रिवॉल्विंग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसके स्टेंसिल में पीपीडी को पूरी तरह से भर दिया है और अब हम इसकी जो रिवॉल्विंग है उसे पूरी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीपीडी को भरने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा पीपीडी है उसे पहले कपड़े की सहायता से क्लीन कर लिया और उसके बाद हम इसे एसएमडी से हीट करते हैं। रिवॉल्विंग का टाइम हमारी जो हीट होती है वो होती है 300 और हमारा जो एयर होता है वो होता है 1। इसे हम 300 टेम्परेचर और 1 एयर पे रिवॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी रिवॉल्विंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं यहीं पे बोल रहा था कि जब आप इसे रिवॉल्व करते हैं तो इसे कम से कम 1 या 2 बार जरूर कट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कार्बन डिपॉजिट होती है उससे पहले हमने हटा लिया है और इसके बाद अब इसके बॉल को हम कम से कम 1-2 बार जरूर कट करेंगे ताकि इसकी जो बॉल होती हैं वो मजबूत बने और उनका प्रिंट जल्दी ना उखड़े। तो आप देख सकते हैं कि हम 1 से 2 बार इसके ऊपर कम से कम पीपीडी को जरूर लगाते हैं और उसके बाद हम कम से कम 1 बार तो जरूर कट करते हैं ताकि इससे क्या हो ना कि इसकी जो बॉलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने और हमारा सीपीयू नेक्स्ट टाइम जल्दी ड्राई ना हो। तो आइए इसे जल्दी से जल्दी हम रिवॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इसे बोर्ड में फिक्स करते हैं। मैं इसी स्टेप की बात कर रहा था कि इस बार जब आप सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं या किसी भी ऐसी को रिवॉल्व करते हैं उसे कम से कम 1 बार जरूर कट करें। उससे क्या होता है ना कि आपका जो सीपीयू होता है वो काफ़ी अच्छा बनता है और इसकी जो बॉल्स होती हैं वो सीपीयू को काफ़ी अच्छे तरीके से पकड़ कर रखती हैं और वो जल्दी ड्राई नहीं होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर कम से कम 3 बार पीपीडी लगाया है और इसे कम से कम 3 बार रिवॉल्व किया है। इससे हमारा जो सीपीयू होता है ना वो काफ़ी पक्के तरीके से रिवॉल्व होता है। तो दोस्तों हमारा जो सीपीयू है वो पूरी तरह से रिवॉल्व हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी बॉल अभी भी राउंड शेप में नहीं है। तो इसे हम थोड़ा सा हीट देते हैं एसएमडी की हेल्प से। इस समय हमारा जो हीट है वो है 300 और एयर हमारा 1 है। तो इसे हम थोड़ा सा हीट करेंगे ना तो इसकी जो पूरे बॉल्स हैं वो राउंड शेप में आ जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सीपीयू है वो कितने अच्छे तरीके से रिवॉल्व हुआ है। तो आइए अब हम इसे बोर्ड में फिक्स करते हैं। तो हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है और हमारा जो बोर्ड है वो पूरी तरह से क्लीन है। तो आइए इसके ऊपर पहले हम थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं और इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट लगा करके इसे अपने फिंगर की हेल्प से पूरा फैला लेते हैं ताकि हमारा जो सीपीयू है वो हवा में डांस ना करे और बोर्ड में अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो इसके ऊपर फ्लक्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर सीपीयू को बैठाएंगे। तो जब इसके बाद हम अभी सीपीयू को बैठाएंगे ना उस समय हमारा जो हीट रहेगा वो रहेगा 350 और हमारा जो एयर रहेगा वो रहेगा 3 से 5 के बीच में। तो आइए जल्दी से जल्दी हम बोर्ड में सीपीयू को फिक्स करते हैं। तो बोर्ड में सीपीयू को फिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर 350 हीट और 4 एयर दे रहे हैं और सीपीयू को बोर्ड में फिक्स कर रहे हैं। तो जब भी आप सीपीयू को बोर्ड में फिक्स करते हैं तो एक बार सीपीयू को थोड़ा सा ज़रूर डांस करवाएं, मतलब थोड़ा सा हिला के ज़रूर देख लें। जो सीपीयू होता है वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो सीपीयू है वो ढंग से बैठा है या नहीं बैठा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स और लगा रहे हैं ताकि जो बॉल है वो अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए और सीपीयू पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से बैठे और हमारे सीपीयू आगे जाकर प्रॉब्लम ना करे। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसके सीपीयू को इसकी जगह पर बैठा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि जो सीपीयू है वो खुद से थोड़ा सा हिल रहा है। इससे हमारी कंफर्मेशन हो जाती है। आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल थोड़ा सा हिला होगा। इससे हमारी कंफर्मेशन हो जाती है कि हमारा जो सीपीयू है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा है। तो हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। तो आइए अपने मदरबोर्ड को हम इसके फ्रेम में लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा बोर्ड चालू हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए पहले एक बार हम इसे डीसी से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रीडिंग है वो 200 प्लस जा रहा है।
पहले हमारा रीडिंग 200 प्लस नहीं जा रहा था, इसलिए हमने CPU को रिवॉल्व किया था। तो आइए CPU को और इसके मदरबोर्ड को हम इसके फ्रेम में बैठाते हैं, और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेट है वो पूरी तरह से ऑन हो चुका है, यानी कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों, मैं इस पूरी घटना को एक समरी में करके बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई MI A3 आता है तो उसमें होता क्या है ना कि 90% जो फॉल्ट होती है वो CPU और EMC से ही रहती है। अगर हमारा इस केस में सेट ऑन नहीं होता तो हम इसके EMC को जरूर एक बार रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद एकदम सेट को 100% ऑन होना ही था, क्योंकि ये जो सेट होता है ना इसमें अक्सर CPU और EMC की फॉल्ट रहती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम MI का A3 आता है तो आप उसके CPU EMC को रिवॉल्व कीजिए, वो सेट बिल्कुल चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को अपने टेक्नीशियन भाई के साथ जरूर शेयर करें।